हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडीज व्याख्या सहित पार्ट 8 एग्जाम में छपने वाले प्रश्न और हम लोग एसएससी जीडी सामान्य अध्ययन बुक रोजगार विद अंकित का सोल्यूशन कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी जोरों से चल रही होगी। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, हिस्ट्री हमारी पार्ट 6 में ख़त्म हो चुकी है। पार्ट 7 में कल से हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, तो हमारी जो आज ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट है, यानी कि आज पार्ट 8 चल रहा है। ठीक है, और ये जो क्लास चल रही है व्याख्या सहित, ये आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है। देख लीजिएगा, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और विद व्याख्या से मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं छपेगा तो आपकी व्याख्या से क्वेश्चन 100% बनेगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? ठीक है, मैंने कल आपसे घर से पूछा था कि मैंने कहा था कि कमेंट में करके बताइएगा मुझे कमेंट कि एक लोनार झील कहाँ है, तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। लोनार झील कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या इसलिए हम करवाते हैं क्योंकि व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर कहाँ पड़ता है? ईरान में। शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये बातें आपको ध्यान रखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, रामसर स्थल का आज से ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र है जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, प्रश्न बन गया, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई को। 22 मार्च को जल दिवस, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। यह संधि 1975 से प्रभावी है। ठीक है, 75 रामसर स्थल हैं प्रेजेंट में। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, जो रामसर साइट्स के अंतर्गत है। प्रेजेंट में आपसे अगर पूछे कितने रामसर साइट्स हैं? 75। एक बिल्कुल इस प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, 75 रामसर स्थल हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बारा लाचा दर्रा दर्रे के किनारे, दोनों किनारों में निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा निम्न से कौन सी नदी बनाती हैं? चंद्र और भागा। ठीक है, कौन सी नदी बनाती हैं? चेनाब। चेनाब नदी पे आपसे पूछे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? सलाल, दुलहस्ती, रैटल, पकलडुम। ये 4 परियोजनाएं हैं चेनाब नदी पर स्थित हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर। झेलम नदी पे परियोजना उरी और तुलबुल। उरी और तुलबुल परियोजना कहाँ है? ये झेलम नदी पे स्थित है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। चंद्र और भागा नामक 2 धाराएं बारालाचा दर्रे से के विपरीत किनारों पर गुजरती हैं और चिनाब नदी के में मिलती हैं। चिनाब का पानी भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंध जल समझौते की शर्तानुसार साझा किया जाता है। अब पूछा जाए, पेरिस समझौता कब हुआ था? पेरिस समझौता 1960 में हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? कटक, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? नेताजी जन्मस्थल संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय। जैसा कि दिया हुआ है, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ है? आपका कटक में स्थित है। कटक पड़ता है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चावल अनुसंधान केंद्र, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पड़ता है कटक। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पूछे तो आपका पड़ता है शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू शिमला की सब्जी खाते हैं। आलू कहाँ पड़ता है? आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। यह पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट संग्रहालय व्याख्या इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बताता हूँ, इसमें एक स्थान पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देते हैं।
राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, सरकारी संग्रहालय चेन्नई, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम। जितने भी संग्रहालय से क्वेश्चन बन सकते हैं ये इंपॉर्टेंट सारे यहीं पे आपको दे दिए हैं। एक स्थान पे सारी चीज़ प्रोवाइड करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था? 1974, 72, 73, 70। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना 1973, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं आगे। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु अवैध शिकारी, तस्करी, व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। आपको ध्यान रखना है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये किस लिए लाया गया था? क्योंकि जो शिकारी, अवैध शिकार जो है जानवरों का ना हो सके, उनका संरक्षण हो सके, ठीक है। प्रयद, मंजीरा और मनेर नदियाँ नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। क्या? प्रयद, मंजीरा और मनेर नदियाँ किसकी दाहिनी ओर से मिलने वाली किस नदी की सहायक नदी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। गोदावरी की सहायक नदी हैं प्रवर नदी, मंजीरा नदी और मनेर नदी। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदी गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदी है। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ये गंगा के बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? केवड़िया, ललितपुर, पटना, भिलाई। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? केवड़िया, गुजरात में पड़ता है केवड़िया, ठीक है। आगे दिया हो व्याख्या में, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक महान स्मारक है। यह एकता के भवन को प्रदर्शित करती है, ठीक है। एकता के भवन को प्रदर्शित करती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है खारा। समुद्र में पानी कैसा होता है? समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है खारा, कड़वा, खट्टा, मीठा। सबको पता होगा समुद्र का पानी होता है खारा होता है। समुद्र के पानी में NaCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। नमक, समुद्री निकाय और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें लवण पाए जाते हैं। सोडियम और क्लोराइड जो नमक बनाते हैं, ये समुद्र में कई सालों तक वहीं जमा रहते हैं, इसलिए पानी खारा हो जाता है, ठीक है। डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे से लगभग समांतर बहती हैं। देखिए इस टाइप से बहती नदियाँ कैसे बहती हैं? समांतर बहती हैं इस टाइप से, ठीक है। समांतर बहती हैं। ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं। कहाँ? अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं। ये है, ऊपर है नर्मदा, नीचे है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समांतर बहती हैं, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती व्याख्या देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियाँ अरब सागर खंबात खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? होमिया, मिजो प्लेनेट, सुपर अर्थ, एक्सो प्लेनेट। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर एक्सो प्लेनेट, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो आप बताएंगे शुक्र, ठीक है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह पड़ता है बुध पड़ता है, लेकिन सबसे गर्म जो है वो होता है शुक्र, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंटीरियर ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण ये आपके बाहरी ग्रह होते हैं, ठीक है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे एस्ट्रोराइड कहाँ पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्ट्रोराइड की प्लेट पाई जाती है, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मंगल और बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण। सूर्य के साथ में एक क्रम है दूरी के हिसाब से। तो आपका करेक्ट हो जाएगा एक्सो प्लेनेट। बहिग्रह, देखिए बहिग्रह या सौरीय ग्रह
एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट ऐसे ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल से बाहर स्थित हो अतः किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता हो। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये हमारा मान लीजिए सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये हमारा सौरमंडल हो जाता है। ठीक है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 8 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये वाले ग्रह 4 आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पे आपका मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, ये दूरी इस हिसाब से होती है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्रम आप ध्यान रखना। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है, इसमें बलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह में बलय पाए जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। मंगल ग्रह पे मार्स गैस पाई जाती है। मार्स गैस जिसे मेथेन कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो मैं आपको व्याख्या के अलावा एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी साथ में व्याख्या तो आपकी और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है? यमुना, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। देखिए, तो आपकी सिंधु नदी है, ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। सिंधु झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदियां होती हैं। 5 नदियां। ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ऊपर की दो नदियां होती हैं, ऊपर की 2 नदियां होती हैं, उनका 20% 80% भारत पाकिस्तान यूज करता है। ठीक है, 20% भारत यूज करता है। लेकिन जो नीचे की नदियां होती हैं उनका 80% भारत यूज करता है, बाकी 20% पाकिस्तान यूज करता है, जिसे पेरिस जल समझौता कहते हैं। पेरिस संधि 1960। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। लेह, रो, वास्गो आदि सिंधु नदी के किनारे बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तर पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? बाह्य मंडल, निम्न मंडल, महाभारत मंडल, महान मंडल। तो बाहरी होता है, उसे बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में तथा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान या बृहद हिमालय की कहते हैं। महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। किस प्रकार की मिट्टी पानी में अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? चिकनी, बलुई मिट्टी, रेत, गाद। तो आपका करेक्ट हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। व्याख्या इसकी देखते हैं। पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी, पानी की सबसे अधिकतम मात्रा जो होती है काली मिट्टी में विद्यमान होती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी पानी की अधिकता होती है। जिस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान, चिकनी मिट्टी में बोए जाते हैं। कपास काली मिट्टी में। इनमें से भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं मानव, पौधे, सरीसृप, ग्रह। तो मानव जो है भू संसाधन और के उत्पादक और उपभोक्ता हैं। ठीक है, दिलवाड़ा और जारगा पर्वत श्रेणी। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? दिलवाड़ा मंदिर पड़ता है माउंट आबू, राजस्थान। उसी के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि दिलवाड़ा जो होता है वो राजस्थान में है। तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा राजस्थान। दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1442 मीटर है।
जरगा पर्वत चोटी राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। ये आपसे ऊंचाई नहीं पूछेंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली जो रेंज होती है जो राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान हरियाणा दिल्ली के साइड में ये पड़ती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होती है। अगला क्वेश्चन, तिराय और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है। देखिए किस टाइप की नदियाँ आपसे पूछी जा रही हैं एग्जाम में। SSC GD 3 दिसंबर 2021 को एक प्रश्न पूछा गया है। तिराय और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आपका करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देखते हैं इसकी। तिराय और देखिए क्वेश्चन जो है व्याख्या, जो मैंने क्वेश्चन जो लिया था तो यहाँ से व्याख्या जो किताब से क्वेश्चन जो है वो इधर से उधर दिया हुआ था, इसीलिए वजह से ये क्वेश्चन का क्रम तिरछा आ रहा है। कोई नहीं, पढ़ लीजिए आप। तिराय नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है और इसका विलय बुरही दिरिंग नदी में हो जाता है। नवा नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रंगनाथिट्टम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। रंगनाथिट्टम पक्षी अभ्यारण्य केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। श्री रंगनाथिट्टम कावेरी नदी के किनारे स्थित है पक्षी अभ्यारण्य है। ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। रंगनाथिट्टम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पालकोंडा, महाबलेश्वर, अन्नामलाई, नीलगिरी। तो पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, बाकी सारी ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो आपका है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु है। छतों और वर्षा का जल जो है उसको इकट्ठा करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य तमिलनाडु। ये हो गया सारे क्वेश्चन तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, रंगनाथिट्टम कर्नाटक 2 बार रिपीट हो गया, कोई नहीं। अरब सागर नदी, नर्मदा नदी, ठीक है, ये हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग कहते हैं मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों को खाली जमीन के कार्बनिक पदार्थों की परत ढकने की प्रक्रिया को कहते हैं मल्चिंग। आगे देखते हैं क्या व्याख्या है इसकी। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, पौधों को वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, खेत में मिट्टी का कटाव नहीं होता, पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। आज हमारे जो प्रश्न थे 20 कंप्लीट हुए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। और जो मैं आपको व्याख्या सहित प्रश्न करवा रहा हूँ ये आप 100% मान के चलिए कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली ये क्लास है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।